नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अपने खेतों से जंगली जानवरों को कैसे भगाएं, वैज्ञानिकी और देसी उपाय से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जरा एक बार सोचिए उस किसान के बारे में। सुबह सुबह अपने खेत पहुंचता है और देखता है कि उसकी महीनों की मेहनत, पूरी फसल रौंदी हुई है। पौधे टूटे हुए, आधे खाए हुए, मतलब कुछ ही घंटों में जंगली जानवरों ने सब खत्म कर दिया। वो जो एक लाचारी होती है ना, वो जो गुस्सा होता है, आज हम इसी दर्द का, इसी लाचारी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ पुतले खड़े करने या कनस्तर पीटने से बहुत आगे की बात करते हैं। ये असल में कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान और जो पीढ़ियों का देसी तजुर्बा है उसका एक मिला जुला खजाना है। बिल्कुल सही कहा। और इन सभी तरीकों के पीछे जो एक बड़ा आइडिया है वो बहुत दिलचस्प है। असल में ये स्रोत बताते हैं कि जानवरों से फसल बचाने की जो लड़ाई है वो अब कोई शारीरिक लड़ाई नहीं रही, मतलब बाड़ लगा दी या डंडे चला दिए। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका है। हमें जानवरों की सबसे बड़ी ताकत और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों पर एक साथ हमला करना होगा। मनोवैज्ञानिक युद्ध, ये तो सुनने में बड़ा गंभीर लग रहा है। मतलब उनकी ताकत और कमजोरी, आप गंध और डर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी सूंघने की जबरदस्त शक्ति और उनके मन में बैठा हुआ डर। तो फिर इस दिमागी खेल की शुरुआत कहाँ से की जाए? हमारे स्रोतों में पहला हथियार कौन सा है? सबसे पहला और शायद सबसे असरदार हथियार गंध पर आधारित है। स्रोतों में इसे एक जादुई घोल जैसा बताया गया है। ये खासकर नीलगाय और जंगली सुअर पर बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, जादुई घोल, बताइए क्या क्या चाहिए इसके लिए? देखिए, चीजें बहुत आम है। आपको चाहिए 20 लीटर पानी और आधा किलो सड़ी हुई मछली। सड़ी हुई मछली? हाँ, या फिर किसी पोल्ट्री फार्म का कचरा। वो भी ना मिले तो कुछ सड़े हुए अंडे भी काम कर जाएंगे। इसके साथ चाहिए 500 मिलीलीटर नीम का तेल और करीब 250 ग्राम लहसुन का पेस्ट। सामग्री तो थोड़ी अजीब है, पर इसे बनाना कैसे है? इसका विज्ञान क्या है? इसका ढक्कन कसकर बंद कर देना है, फिर उसे 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देना है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, मतलब सड़ना। और हाँ, एक चेतावनी। क्या? जब 4-5 दिन बाद वो ड्रम खुलेगा तो गंध बहुत ही असहनीय होगी, तो पड़ोसियों से पहले ही माफी मांग लेना बेहतर है। ठीक है, तो पड़ोसियों से रिश्ते बचाने के बाद क्या करना है? जब वो घोल पूरी तरह सड़ जाए तो उसमें नीम का तेल और लहसुन का पेस्ट मिला देना है। अब समझिए इसका फंडा। नीलगाय और सुअर ये सब शाकाहारी जानवर हैं। हाँ। सड़े हुए मांस की गंध उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजाती है। उन्हें लगता है कि यहाँ आसपास कोई मांसाहारी शिकारी है। और ऊपर से लहसुन में जो सल्फर होता है वो उनकी नाक में तेज जलन पैदा करता है। तो ये एक डबल अटैक है। तो क्या इसे पूरी फसल पर स्प्रे करना होगा? उसमें तो बहुत ज्यादा मात्रा लग जाएगी। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। हाँ। इसे पूरी फसल पर बिल्कुल नहीं छिड़कना है। आपको इसे सिर्फ खेत की बाहरी मेढ़ों पर एक लक्ष्मण रेखा की तरह छिड़कना है। अच्छा, सिर्फ बाउंड्री पर? जी। हवा अपना काम करेगी, वो इस गंध को खेत के चारों ओर फैला देगी। जानवर दूर से ही गंध सूंघकर रास्ता बदल लेंगे, खेत के पास भी नहीं आएंगे। ये तो कमाल का आइडिया है। कम मेहनत, ज्यादा असर। लेकिन जंगली सुअरों के लिए एक और तरीके का जिक्र है स्रोतों में जो मुझे बड़ा अजीब लगा। इंसानी बाल। ये तो किसी टोटके जैसा नहीं लगता? लगता जरूर है, लेकिन इसका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। आप सोचिए, सुअर की सबसे बड़ी आदत क्या है? जमीन खोदना, अपनी थूथनी से। बिल्कुल। तो तरीका यह है कि आप किसी नाई की दुकान से बाल ले आएं, उन्हें या तो छोटी छोटी जालीदार पोटलियों में बांधकर खेत की सीमा पर लटका दें, या फिर सीधे मेड़ की मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दबा दें। और फिर उससे क्या होगा? जब सुअर जमीन खोदता हुआ आएगा और उसके मुंह या नाक पर ये बाल लगेंगे, तो उसे लगातार इंसानी शरीर की गंध आएगी। अच्छा। उसके दिमाग में ये सिग्नल जाएगा कि कोई इंसान यहाँ शायद घात लगाकर बैठा है। ये एक अनजाना खतरा है और इसी घबराहट में वो उस इलाके से भाग जाता है। वाह, मतलब हमें जानवर की तरह सोचना होगा। हथियार नहीं, उनके मन में डर पैदा करने वाले संकेत बनाने हैं। अच्छा, नीलगाय के लिए भी कोई खास नुस्खा है? हाँ, राजस्थान और गुजरात के किसानों का एक बहुत सफल नुस्खा बताया गया है। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम फिनाइल और 50 ग्राम कपड़े धोने वाला जो नील आता है वो मिलाना है। फिनाइल और नील? जी। फिर पुराने कपड़ों की लंबी लंबी पट्टियां फाड़कर इस घोल में डुबो दें
और उन्हें खेत के चारों तरफ बाड़ पर या डंडों पर बांध दें। लेकिन फिनाइल ही क्यों? कोई और तेज गंध वाली चीज क्यों नहीं? क्योंकि फिनाइल की गंध जानवरों के लिए सिर्फ तेज नहीं है, ये गंध उन्हें अवचेतन रूप से उन जगहों की याद दिलाती है जहां खतरा होता है। जैसे अस्पताल, हाँ, या कोई कसाई खाना। जानवर इस गंध को दर्द और मौत से जोड़ते हैं, इसलिए वो घबराकर उस जगह से दूर रहते हैं। ये सब दिमागी खेल है। ठीक है, तो नीलगाय और सूअर तो जमीन पर हैं, उनके लिए हमारे पास गंध के हथियार हैं। पर उन शैतानों का क्या जो ऊपर से हमला करते हैं, मतलब बंदर? उन पर ये जमीन वाला घोल तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही सवाल। बंदरों के लिए रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ती है। यहाँ गंध नहीं, यहाँ स्वाद और रंग का विज्ञान काम आता है। हमारे स्रोतों में एक खास हर्बल घोल की विधि है जो सिर्फ बंदरों के लिए है। उसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए 10 लीटर पानी, 1 किलो धतूरे के फल और पत्ते जो बहुत कड़वा और जहरीला होता है, 1 किलो नीम के पत्ते और करीब 250 ग्राम तीखी हरी मिर्च का पेस्ट। और हाँ, एक जरूरी बात, इसे उबालना नहीं है। इसे भी सड़ाना है? हाँ, इसे भी 10 से 15 दिनों तक किसी ड्रम में बंद करके सड़ाना है ताकि इसका असर और तेज हो जाए। और फिर इसे स्प्रे कहाँ करना है? इसे छानकर उन फलों और सब्जियों पर छिड़कना है जिन्हें बंदर सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। अब सोचिए क्या होगा। जैसे ही बंदर मजे से उस फल को तोड़ेगा और मुंह में डालेगा, मिर्च और धतूरे का भयानक स्वाद, हाँ, उसकी जीभ को ऐसा झटका देगा कि वो उस अनुभव को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। स्रोत बताते हैं कि बंदरों की याददाश्त बहुत तेज होती है। एक बार का इतना बुरा अनुभव उन्हें उस खेत से हमेशा के लिए दूर कर देता है। एक बुरा अनुभव और पूरी जिंदगी का सबक। बंदरों के मामले में एक और बात भी सुनी है, लाल रंग के बारे में। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, ये कई किसानों का तजुर्बा रहा है। इसका कोई पुख्ता और वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन ये एक कारगर मनोवैज्ञानिक तरकीब है। बंदर अक्सर लाल रंग को खतरे या आक्रामकता का संकेत मानते हैं, तो खेत में जगह जगह लाल रंग के कपड़े टांगने से या पुतले को लाल शर्ट पहनाने से भी उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। तो हमने गंध से हमला किया, स्वाद से सबक सिखाया, लेकिन असली चुनौती तो रात के अंधेरे में आती है। उस मोर्चे पर हमारे स्रोत क्या कहते हैं? मैंने सोलर ब्लिंकिंग लाइट्स के बारे में सुना है। हाँ, तकनीक यहाँ बहुत काम आती है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक बारीकी है। बाजार से कोई भी सस्ती सी ब्लिंकिंग लाइट खरीद लेना काफी नहीं है। आपको ऐसी लाइट चुननी है जो रैंडम पैटर्न में जलती बुझती हो। रैंडम पैटर्न मतलब लाइट तो लाइट होती है, उसके जलने बुझने के तरीके से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर लाइट एक ही रफ्तार से टिमटिमाएगी, टिक टॉक, तो जानवर कुछ ही रातों में समझ जाएगा कि ये बस एक मशीन है, इससे कोई खतरा नहीं है। अच्छा, वो उसका आदी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर लाइट का पैटर्न रैंडम है, कभी तेजी से जली, कभी धीरे से, कभी 2 सेकंड रुकी, फिर एकदम से जली, तो जानवर को भ्रम होता है। उसे लगता है कि अंधेरे में किसी शिकारी की आंखें चमक रही हैं, जैसे शेर या तेंदुआ। ये अनिश्चितता उसे बुरी तरह डराती है। यानी यहाँ भी वही सिद्धांत है, अनिश्चितता का डर। इसी तरह किसान टीन पीटकर आवाज करते हैं, पर वो भी कुछ दिन बाद बेअसर हो जाता है। वही बात है। इसे विज्ञान में हैबिचुएशन कहते हैं, यानी आदत पड़ जाना। इस आदत को तोड़ने के लिए हमें नियमित नहीं बल्कि अनियमित शोर पैदा करना होगा, और इसका एक शानदार देसी जुगाड़ है। वो क्या है? खेत में एक खाली टीन का डिब्बा लटकाएं, उसके पास एक धागे से लोहे की कोई छड़ या नट बोल्ट इस तरह लटकाएं कि हवा चलने पर वे टकराएं। लेकिन असली ट्रिक अब आती है। उसी टीन के साथ एक चौड़ा सा गत्ता भी बांध दें। गत्ता क्यों? क्योंकि गत्ता हवा को ज्यादा पकड़ेगा। अब जब हवा की रफ्तार बदलेगी तो गत्ते की वजह से टकराने का पैटर्न भी अनियमित रूप से बदलता रहेगा। कभी हवा तेज चलेगी तो जोर जोर से आवाज होगी, हवा धीमी होगी तो रुक रुक कर। ये जो अप्रत्याशित शोर है, ये जानवरों को हमेशा कंफ्यूज रखता है। लेकिन एक सवाल है, जानवर बहुत चालाक होते हैं, क्या कुछ हफ्तों बाद वो इन सब के आदी नहीं हो जाएंगे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर 90% किसान गलती करते हैं। वे एक तरीका पकड़ लेते हैं और सोचते हैं ये हमेशा काम करेगा। जानवर मूर्ख नहीं है, वे सीखते हैं। इसीलिए स्रोत में एक ब्रह्मास्त्र टिप ली गई है जो इन सभी तरीकों की सफलता का सबसे बड़ा राज है। और वो राज क्या है? वो राज है रोटेशन, बदलाव। सफलता का मूल मंत्र है कि आप अपनी रणनीति को लगातार बदलते रहें। हाँ, हर 15-20 दिन में अपना तरीका बदल देना है। अच्छा, मतलब एक चक्र की तरह। बिल्कुल। पहले 15 दिन गंध वाला घोल इस्तेमाल करें। जब जानवरों को लगे कि इस खेत से सड़े मांस की गंध आती है, आप उसे बंद कर दें।
अगले 15 दिन रैंडम लाइट और साउंड वाली तकनीक अपनाएं। जब वे उससे घबराने लगें तो उसे हटाकर फिनाइल और इंसानी बाल वाला तरीका आजमाएं। इससे जानवर कभी समझ ही नहीं पाएगा कि खेत में हो क्या रहा है। सही कहा, वो हमेशा डर और अनिश्चितता में रहेगा कि आज इस खेत में कौन सा नया खतरा इंतजार कर रहा है। इसी को हम एकीकृत पशु प्रबंधन या इंटीग्रेटेड एनिमल मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये तो वाकई एक पूरी रणनीति है। अच्छा, ये सब तो एक्टिव उपाय हैं जिन्हें बार बार करना पड़ता है। क्या कोई स्थायी समाधान भी बताए गए हैं जो एक बार कर दिए और कुछ हद तक छुट्टी? हाँ, 2 बहुत जरूरी और स्थायी उपायों का जिक्र है। पहला है खेत की साफ सफाई। अक्सर किसान मेड़ों के आसपास की झाड़ियों को बढ़ने देते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि यही झाड़ियां जंगली सूअरों और नीलगाय के छिपने का अड्डा बनती हैं। और दूसरा उपाय? दूसरा है बायो फेंसिंग, यानी जैविक बाड़। खेत के बॉर्डर पर करौंदा, मेहंदी या नागफनी जैसे कांटेदार पौधे लगा देना। लेकिन इन्हें बड़ा होने में तो समय लगेगा। हाँ, ये एक बार की मेहनत है और इसमें सब्र चाहिए। लेकिन जब ये पौधे एक बार बड़े हो जाते हैं तो ये एक ऐसी प्राकृतिक दीवार बना देते हैं जो लोहे की तार से भी ज्यादा मजबूत होती है। इसे पार करना किसी भी जानवर के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा अब बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से की जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें हमें जानवरों के व्यवहार को समझना होगा, उनकी आदतों को तोड़ना होगा और अपनी रणनीति को लगातार बदलते रहना होगा। बिल्कुल, और मैं श्रोता के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। इन सभी तरीकों में हमारा ध्यान जानवरों को खेत से दूर भगाने पर था, लेकिन मानव वन्यजीव संघर्ष के इस बढ़ते दायरे में अगला कदम क्या हो सकता है? क्या खेत की बाढ़ से परे भी, मतलब जंगलों और आसपास के इलाकों को प्रबंधित करने के ऐसे तरीके हो सकते हैं ताकि ये संघर्ष शुरू होने से पहले ही कम हो जाए? ये सोचने वाली बात है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।